Sing that shit. Yeah. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिज्ञान। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि भारत को आज़ाद कराने में अनेकों क्रांति महावीरों ने अपने अपने ढंग से योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप हम स्वच्छंद जीवन जी पा रहे हैं। बाकी महापुरुष तो हमारे संज्ञान में रहते हैं, पर क्या हम ये जानते हैं कि बहुत से कवियों और लेखकों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्हीं लेखकों और कवियों में से एक रचनाकार की कविता आप पढ़ने जा रहे हैं, जिनका नाम था भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और इसी दौरान उनको जेल जाना पड़ा। वहीं पर एक दिन सावन माह में ज़ोरदार बारिश हो रही थी और मिश्र जी को नींद नहीं आ रही थी। उनको अपने घर की याद सताने लगी कि काश मैं भी घर में होता इस सुहावने मौसम में। वे सोचने लगते हैं कि घर पर उन्हें सब परिवार वाले याद करते होंगे, दुखी होते होंगे जैसे वो याद कर रहे हैं। सब उन्हें घर में ना पाकर बहुत दुखी होंगे, ये सोचकर वे सावन को ही संदेश वाहक के रूप में भेजकर घर वालों को सांत्वना देना चाहते हैं कि वे जेल में मस्त हैं और अच्छे से समय काट रहे हैं। परंतु ये वास्तविकता नहीं थी। वो बहुत कष्टप्रद समय काट रहे थे और यही भाव वे अपनी कविता में दर्शाना चाहते हैं, कविता की पंक्तियों के द्वारा। जो आप कविता पढ़ने जा रहे हैं, नाम है उसका घर की याद। शुरू करते हैं घर की याद कविता की पंक्तियाँ। आज पानी गिर रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। इस कविता की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है और बहुत गिर रहा है। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रात भर पानी बरसा है और उस पानी बरसने में उनको अपने घर की याद सता रही है। बता रहे हैं कि रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। प्राण मन घिरता रहा है का मतलब दुख के बादल से छा गए हैं उनके मन पर, क्योंकि उनको इस पानी बरसते को देखकर उन्हें अपने घर की याद आ रही है और ऐसे में उनका मन प्राण घर की याद से घिर चुका है। उस तरह से ठीक जैसे आसमान पर बादल घिर चुके हैं और पानी बरस रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। अर्थात पानी बहुत गिर रहा है और उनके सामने ऐसा लग रहा है, नज़रों के सामने उनका घर आ गया हो तैर कर। तिर मीन्स है तैरना। उस पानी में, बहते हुए पानी में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तैर के उनका घर उनकी नज़रों के सामने आ गया। इस सब से यही पता लग रहा है कि उनको घर की याद इस समय बहुत आ रही है पानी गिरता देखकर। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। यानी घर तो उनके काफ़ी दूर है, जिस जेल में वो हैं उससे काफ़ी दूर उनका घर है। कौन सा घर? जो खुशी से भरपूर है। यहाँ पूर का मतलब जिस तरह से बहुत ज़्यादा कहीं पानी भरा हो तो बाढ़ की स्थिति होती है, या इसी को उन्होंने बाढ़ की स्थिति को ही खुशी से भरपूर घर की संज्ञा दी हुई है। यानी उनका वो घर जो खुशी से भरपूर है वो उनसे बहुत दूर है। इन कविता की पंक्तियों में अगर आपसे प्रसंग और व्याख्या पूछी जाएगी तो व्याख्या तो अभी आपको मैंने बताई है। प्रसंग कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कविवर भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद नामक कविता से उद्धृत है। कवि 1942 यानी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत जेल में बंद हैं। वहाँ उसे अपने घर के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आ रही है और वह भावुक हो गया है। बाहर बरसात जो हो जाती है और उसे देखकर कवि के मन में निम्नलिखित पंक्तियाँ आती हैं और उसकी प्रतिक्रिया पंक्तियों में स्पष्ट नजर आ रही है। इसमें विशेष आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। विशेष का मतलब होता है इसी में कैसी काव्य शैली का प्रयोग किया गया है, कौन सी भाषा है, किस तरह की भाषा है और कैसे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता को खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया है। ये सारी चीज़ें विशेष के अंतर्गत हम लिखते हैं। विशेष में लिखेंगे मिश्र जी की भाषा बातचीत के समान सरल, सहज, प्रभावपूर्ण और अनुभूतिपूर्ण है। वे कविता करने या गाने के बजाय कविता कहते हैं, सिर्फ कह रहे हैं। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता सचमुच मनमोहक
बन पड़ी है। पानी गिर रहा है वाक्य की आवृत्ति से, वर्षा की झड़ी का बिंब साकार उठा। इसका मतलब ये है, बिंब का मतलब होता है दृश्य। जब हम इस पंक्ति को पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में बहुत तेज पानी बरसते हुए दिखने सा लगता है। ऐसा दृश्य हम अपने आप कल्पना से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पंक्तियां, घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। ये 4 पंक्तियां जो हैं, इसका अर्थ है कि वो अपने घर की जब याद कर रहे हैं तो घर में कितने लोग हैं परिवार में उनके, उन सब को बता रहे हैं और उनकी स्थिति क्या है ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कहता है कि मेरे घर में 4 भाई बहन हैं, 4 भाई हैं। आज मेरी विवाहिता बहन भी घर पे आई होगी। क्यों आई होगी? जब कोई घटना घट जाती है, कोई कष्ट वाली बात होती है तो सबसे पहले घर की बेटियां जो हैं वो भी परेशान होकर, अगर विवाहित हैं तो वो तुरंत दौड़कर घर पर आती हैं अगर भाई पर कोई मुसीबत आती है। तो इस समय भाई उनका, यानी जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो जेल में हैं, तो विवाहिता पत्नी बहन जो है वो उनके घर पर आई है। जब वह अपने पिता के घर आई होगी तो उसने सोचा होगा भाई बहनों से मिलूंगी सबसे, परंतु उनको ना पाके वो बहुत दुखी हुई होगी। इसीलिए इनकी पंक्ति में आगे लिखा है, हाय रे परिताप का घर। यहाँ पर परिताप का मतलब कष्ट से है या दुख से भरा हुआ घर। जिस समय वो आई है तो वो वहाँ पर उसका भाई नहीं है, इसलिए वो कष्ट से भरा हुआ घर कहलाएगा। आगे पंक्तियाँ, घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। ये उन्होंने अपने भाई बहनों के बारे में किस तरह से कल्पना की होगी, किस तरह से उन्होंने सोचा है कि घर में क्या है, एकता है। पूरे उनका घर जो है जॉइंट फैमिली की तरह है और वो सब एक साथ प्यार के बंधन में जुड़े हुए हैं। सबकी कितने कब जुड़े हैं, हमेशा ही वो लोग एक साथ रहते हैं और बहुत प्रेम के कारण गहरे जुड़े हुए हैं। मन से उनका लगाव है एक दूसरे से, जैसे भाईचारा जैसा शब्द हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, 4 बहनें, 4 भाई 4 बहनें और भुजा भाई प्यार बहनें। यहाँ पर उन्होंने अपने बहनों को प्यार का रूप दिया है कि वो प्रेम का भंडार है, स्नेह का भंडार है। और जो भुजा बताई है वो भाई बताए हैं, और भुजाओं से समझ में आता है कि यहाँ पर ताकत का जिक्र किया जा रहा है, यानी वहाँ पर साहस, ताकत के स्वरूप जो हैं वो भाई हैं और प्यार का स्वरूप जो है। इन पंक्तियों में विशेष कुछ इस प्रकार होगा, मिश्र जी की भाषा बातचीत के समान सरल, सहज, प्रभावपूर्ण और अनुभूतिपूर्ण है। भाषा और इनकी शैली जो है वो हर पंक्तियों के बाद विशेष में इसी तरह से होगी। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता मनमोहक प्रतीत हो रही है। अब जब प्रसंग के बारे में बात की जाए तो हम लिखेंगे, कवि का परिवार संयुक्त परिवार है, जॉइंट फैमिली जिसे हम कहते हैं, और आदर्श फैमिली है जहाँ पर सभी लोग प्रेम से और एकता से रहते हैं। भुजा की उपमा और बहन के लिए प्यार की उपमा बड़ी मनोरम प्रतीत हुई है। भुजा का प्रयोग करते समय उन्होंने क्यों ऐसा किया होगा, क्योंकि भुजा स्वरूप भाई जो हैं वो उनकी ताकत है, उनकी हिम्मत है। उनके हर भाई जो होते हैं वो भुजा के समान सहयोगी, कर्मशील और बलिष्ठ हैं। जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो उसमें हमेशा सहयोगी। आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं, और माँ बिन पढ़ी है मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। इसका मतलब वो अपने माँ के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वो अनपढ़ हैं, उनको लिखना नहीं आता, इसलिए उन्होंने पहले ये लिखा है कि बिन पढ़ी, और उसके बाद दुख में वह गड़ी, यानी बहुत दुख हो रहा होगा उनका। गड़ा का मतलब वैसे तो धंसना या दब जाना होता है, लेकिन यहाँ पर दुख का बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर दुखी होता है अगर कोई पुत्र के वियोग में, तो वो माँ ही होती है, और वो इस तरह दुख से घिर चुकी है, इसलिए उन्होंने दुख में वह गड़ी मेरी लिखा है। और उसके बाद माँ की जिसकी गोद में सिर, जिसकी गोद में जाकर किसी भी बच्चे को हमेशा सुरक्षा का अनुभव होता है, एक असीम शांति का अनुभव होता है, तो ऐसी गोद की भी उनको यहाँ पर याद आ रही है। रख लिया तो दुख नहीं फिर, उसके बाद कोई कष्ट महसूस नहीं होता जब हम माँ की गोद में अपना सिर रखते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा,
का यहाँ तक भी पसारा। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी स्नेह धारा उनको जेल तक महसूस हो रही है। स्नेह की धारा वहाँ तक पहुँच गई है, इतना प्यार का फैलाव अपनी माँ का उनको लग रहा है कि उनका स्नेह वहाँ भी अनुभव कर रहे हैं। का यहाँ तक भी पसारा, पसारा मीन्स फैलना, उनका प्रसार, प्यार का फैलाव महसूस कर रहे हैं वो जेल तक भी। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अगर उसको लिखना आता होता तो उसका पत्र ज़रूर आता, उसे लिखना नहीं आता है, इसीलिए उनका कोई पत्र जेल में प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इन कविता की पंक्तियों में भी विशेष के लिए वही चीज़ें, भाषा शैली उसी तरह से लिखेंगे और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स भी होने चाहिए। कवि ने निरक्षरता की समस्या को भी उभारा है। अगर उसकी माँ पढ़ी लिखी होती, अगर उनको अक्षर ज्ञान होता तो अपने बेटे के लिए वो पत्र अवश्य लिखती। माँ की गोद में सिर रखने का बिंब साकार हो जाता है। किस तरह से हम खुद कल्पना करने लगते हैं कि माँ की गोद कितनी सुकून से भरी होती है। बाकी सब एज इट इज़ जैसे पहले की पंक्तियों में लिखेंगे वही विशेष आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अगली पंक्तियाँ, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। यहाँ पर वो अपने पिता के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका बुढ़ापा, यानी वो एजेड तो हो गए हैं लेकिन अभी भी उनको उस बुढ़ापे का असर कहीं से भी दिखाई नहीं देता, यानी वो काफ़ी एक्टिव हैं। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, अब भी बच्चों की तरह खिलखिला के वो हंसते हैं और अभी भी चाहें तो दौड़ लगा लें, यानी वो पूरी तरह से बलिष्ठ हैं। उनको किसी भी तरह की बुढ़ापे वाली प्रॉब्लम्स नहीं हैं। उनको वही उत्साह, वही साहस अभी भी युवकों जैसा उनमें दिखाई देता है जो शायद आज के युवा में अभी नहीं है। मौत के आगे ना हिचकें, शेर के आगे ना बिचकें। मौत चाहे उनके सामने खड़ी हो फिर भी वो उनसे बिल्कुल डरेंगे नहीं, हिचकेंगे नहीं। और शेर के आगे ना बिचकें, शेर सामने खड़ा हो तो भी वो ऐसे शेर दिल इंसान हैं कि उससे नहीं डरेंगे। बोल में बादल गरजता, उनकी जो बोलने का स्टाइल है, बोलते हैं जिस तरह से, तो ऐसी ज़ोरदार भाषा है, ऐसी ज़ोरदार आवाज़ है कि ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहा हो। काम में झंझा लरचता, काम इतना स्पीड से करते हैं, इतनी तेज़ी से काम करते हैं कि उससे जो है झंझा मतलब होता है तूफ़ान, तूफ़ान से भी तेज़ काम करने वाले हैं वो। उनके मार्ग में अगर मौत जैसी भयंकर बाधा भी आ जाए तो भी वो उसका हंसकर सामना कर लेंगे, इतना दिल से मजबूत हैं और शरीर से बलिष्ठ हैं। शेर को भी देखकर कभी वो घबराएंगे नहीं। उनकी आवाज़ में ऐसी गरज है जैसे बादल गरजता हो जोर से। इतनी स्फूर्ति और इतनी तेज़ी से काम करने वाले हैं कि आंधी तूफान भी उनके सामने फेल है। ये वो अपने पिता के बारे में बयां कर रहे हैं। आगे की पंक्तियों में उनका डेली रूटीन, वो किस तरह की दिनचर्या जीते हैं उनके पिता, ये आपको पंक्तियों से समझ में आएगा। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। अब यहाँ पर पंक्तियों में उन्होंने बताया कि उनकी दिनचर्या में क्या चीज़ है। वो गीता का पाठ करते हैं, यानी पूजा पाठ में भी रहते हैं वो, और 260 दंड बैठक सभी जानते हैं, पुशअप करना, 260 लगा लेते हैं, यानी इतने बुढ़ापे की एज में भी वो 260 दंड बैठक लगाते हैं। खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। ये जो पहलवान लोग होते हैं उनका एक एक्सरसाइज करने का लकड़ी का बना हुआ मूठ कहलाता है उसको, वो बड़ा सा मुकदर होता है, उसका जो गोल हिस्सा हाथ से पकड़ने वाला होता है उसे मूठ कहते हैं। एक्सरसाइज के दौरान वो उस मूठ को, जो गांठ जैसी आगे होती है हाथ के पास जहाँ से पकड़ा जाता है, उसको मिलाकर ये बताने का प्रयास करते हैं कि वो जो है एक्टिव हैं, बलिष्ठ हैं, वो ताकतवर हैं। तो वो काम ये करते हैं जो एक पहलवान किया करते हैं, कुश्ती वाले पहलवान। उसके बारे में यहाँ पर बताया कि यानी बिल्कुल युवकों के भांति वो एक्सरसाइज भी करते हैं। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। जब वो ये सब एक्सरसाइज और वो सब करने के बाद, व्यायाम करने के बाद जब वो घर में आए होंगे तो क्या हो रहा होगा, इतने शरीर से बलिष्ठ व्यक्ति उनके पिता, लेकिन जब उनको ध्यान आया होगा कि उनका एक बेटा घर में नहीं है तो नैन जल से छाए होंगे, यानी उनके आँखों में पानी आ गया होगा। वो दुखी होने लगे होंगे कि उनका बेटा घर में नहीं है। इसमें आपको एक चीज़ स्पष्ट हो रही होगी, चाहे कितना भी
शरीर से कोई बलिष्ठ हो, लेकिन अगर उसे मानसिक पीड़ा है तो उसका हृदय एकदम कोमल होता है। यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है। और लास्ट की पंक्तियों में हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। जो पानी बरस रहा है तो उनको अपने घर की याद आ रही है और उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस पानी में बह के उनका घर तैरता हुआ उनकी नज़र के सामने आ गया है। तिर रहा है मतलब तैरने, नज़र के सामने वो दृश्य आ रहा है बार बार। यहाँ भी विशेष में आप भाषा और बाकी चीज़ें वैसे ही लिखेंगे और जो प्रसंग है इसमें उसके अनुसार कवि के पिता शरीर से बलिष्ठ, कसरती, मन से पर भावुक नजर आते हैं। संस्कारों से गीता पाठी रहे, यानी गीता का पाठ करते हैं। इस पंक्तियों से मिश्र जी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाते हैं। नज़र में तिरना एक दृश्य बिंब है, यानी हम जब इसकी बात करेंगे नज़र में तिरना तो हमारे सामने वही दृश्य अंकित हो जाता है। व्यायाम करने तथा गीता पाठ करने का बिंब भी साकार हो जाता है, हमारे सामने वो भी दृश्य अपने आप आ जाता है। नेक्स्ट पंक्तियां हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। पहले भी ये पंक्तियां आई थी और इसका मतलब ये था, इन मेरे घर में मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं। मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं, यानी बहुत कर्मशील हैं। बहनें प्यार की प्रतिमूर्ति हैं, प्यार का भंडार हैं, उनकी वजह से पूरा घर एक होकर रहता है। आगे की पंक्तियाँ, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। घर की एक एक चीज़ पर वो ध्यान दे रहे हैं कि क्या हो रहा होगा वहाँ पर। खेलते या खड़े होंगे, बच्चे जो उनके भाई बहन छोटे वाले हैं वो या तो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे। नज़र उनको पड़े होंगे, सब लोग नज़र आए होंगे। पिताजी की नज़र में सारे भाई बहन नज़र आए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो पिताजी हैं उनको इतना बुढ़ापा भी एक क्षण के लिए भी उनको परेशान नहीं करता, यानी उनको उन पर बुढ़ापा नज़र नहीं आता। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, यानी सारे भाई बहन तो उनके सामने होंगे, लेकिन मैं यानी भवानी प्रसाद जी जो हैं उनके सामने नहीं हैं। तो ऐसे में वो रो पड़े होंगे ये सोचकर कि उनका 5वां बच्चा उनके सामने नहीं है और उनका नाम ले लेकर वो दुख प्रकट कर रहे होंगे। आगे की पंक्तियाँ देखिए, अभी पिछली पंक्तियों में 5वें का जिक्र हुआ था जिसे भवानी प्रसाद जी अपने आप को बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। यानी 5वां जो हूँ मैं हूँ, और अभागा का मतलब जो भाग्यशाली नहीं हो, भाग्यहीन हो, तो उसको कहते हैं अभागा। तो मैं अभागा हूँ जो उनके सामने अभी नहीं हूँ, उनके पास नहीं हूँ, ऐसा वो कह रहे हैं। और जिसे उनके पिताजी सोने पर सुहागा कहते हैं। सुहागा एक वस्तु होती है जिससे सोना जो है और चमकदार हो जाता है। सोना वैसे ही अपने आप में खूब चमकदार धातु है, लेकिन सुहागा जैसी चीज़ को उस पर जब लपेटते हैं घोल को, तो उससे और ज़्यादा खूबसूरत चमकदार नज़र आने लगता है। तो वो सारे बच्चों को, सारे जो भाई हैं उनको तो सोना कहते हैं, लेकिन इनको भवानी जी को वो सोने पर सुहागा बोलते हैं, यानी और भी अच्छा बच्चा, ऐसे वो उनको कहते रहते हैं। और प्यार में बहते रहते हैं, यानी उनसे बहुत प्यार स्नेह करते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हिटे, यानी उनके स्वर्ण के समान, सोने के समान वो अपने और बेटों को कहते थे। वो बेटे जो हैं उनको हेटे लगे होंगे, यानी उन्हें अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा जो है वो उनकी आंखों के सामने नहीं है। इसलिए जो सोने के समान उनके और बेटे हैं 3, वो उनको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, क्योंकि मैं उनके सामने हूँ नहीं और यहाँ बंधन में, जेल में पड़ा हुआ हूँ, इसलिए पिताजी को और बच्चे भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे। यहाँ पर आप विशेष के लिए आप लिखेंगे कि कवि को अपने पिता से तथा पिता को पुत्र से गहरा लगाव है, जो पंक्तियों में स्पष्ट हो रहा है। और भवानी को अपना सबसे श्रेष्ठ और गौरवशाली वो पुत्र मानते हैं। ऐसा क्यों मानते होंगे? इसलिए मानते होंगे क्योंकि उन्होंने क्रांतिकारी के रूप में अपने भारत को आज़ाद करने का प्रयास किया और उसमें भाग लेना ही उनके लिए गौरव से पूर्ण है। यानी वो अपने बच्चे पर प्राउड फील करते होंगे कि उन्होंने अपने देश के हित में जेल जाना भी स्वीकार किया है।
कवि जेल में बंद होने के कारण और परिवार से दूर रहने के कारण स्वयं को अभागा कहते हैं। परिवार से दूर होने की वजह से वो अभागा कह रहे हैं, लेकिन देश हित में अगर वो जेल में बंद हैं तो उसे वो अपने लिए सौभाग्य मानते होंगे। सोने पर सुहागा मुहावरे का कुशलतापूर्वक प्रयोग भी यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट पंक्तियाँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ है अच्छा भवानी। यानी माँ ने अपने पति को यानी भवानी जी के पिताजी को समझाया होगा कि रोने की ज़रूरत नहीं है, आंसू बहाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भवानी प्रसाद वहाँ पर, भवानी यानी उन्होंने अपने स्वयं के लिए कहा है कि माँ समझा रही होगी कि बेटा जेल में ठीक ठाक है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। यहाँ वो माँ अपने पति को समझा रही है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा मन को समझ के गया है, यानी तुम्हारे मन के अनुसार ही गया है और अपनापन समझ कर गया है, और जैसा तुम परंपरा निभा रहे थे पूर्वजों की, वैसी ही परंपरा तुम्हारी ही तो परंपरा निभा रहा है, यानी वो बिल्कुल ठीक है और हम जैसा चाहते थे वैसा ही कर रहा है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। यहाँ माँ अपनी अनुभव को कह रही है कि अगर वो इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ता, यानी क्रांतिकारी के रूप में नहीं जाता आगे, तो फिर मेरी कोख को लजा देता, यानी मुझे लज्जा का कारण बनना पड़ता कि अगर वो अपने कर्तव्य के मार्ग से हट जाता तो मुझे लज्जित होना पड़ता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। अगर आप इतना कच्चे पड़ेंगे, यानी इतने दुखी होंगे, कमज़ोर होंगे, तो फिर बाकी बच्चे क्या करेंगे, वो भी रोने लगेंगे। इसलिए आप इस बात का दुख मत मनाओ, क्योंकि वहाँ पर भवानी एकदम ठीक है, जेल में एकदम ठीक है और आपकी परंपरा को फॉलो कर रहा है। इसलिए माँ अपने पति को रोने से मना कर रही है, भवानी जी के पिताजी को। इसमें विशेष के लिए लिखेंगे, माँ का यह कल्पित संवाद अत्यंत मार्मिक पड़ा है। मार्मिक का मतलब होता है हृदय को छूने वाला, मर्म स्पर्शी। उसका वीर, तेजस्वी और साहसी रूप प्रकट हुआ है। यानी माताएं और स्त्रियां उस टाइम पर ये कहना चाहिए कि क्रांतिकारी देशभक्त हुआ करती थीं। कुछ सक्रिय रूप से होती थीं और कुछ इस तरह से भी होती थी जो अपने पति को या बच्चे को देश प्रेम के लिए अगर वो निछावर कर रही हैं तो उसमें भी उनकी देशभक्ति प्रकट होती है। संवाद शैली के कारण यह कथन बहुत सजीव बन पड़ा है। पाँव पीछे हटना, कोख को लजाना मुहावरों का सशक्त प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियाँ। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। यहाँ पिताजी अपने आप को ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये दुख भी कर रहे हैं कि पता नहीं उस बच्चे ने कितना सहा होगा, कि क्या क्या सहन करना पड़ा होगा उसे जेल में। इसलिए वो दुख कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं भवानी के वियोग में और अपने मन को समझा रहे हैं कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो दुखी नहीं हूँ। ये कोशिश कर रहे हैं समझाने की अपने आप को भी और भवानी जी की माता को भी। धीर मैं खोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ धैर्य खो रहा हूँ, ना तो मैं रो रहा हूँ और ना ही मैं धैर्य खो रहा हूँ। लेकिन ये सब कह के वो फपक के रो रहे होंगे और माता द्वारा ढांढस बंधाने की सिर्फ बात जो है वो पूरी करने की कोशिश कर रहे होंगे। पूरी तरह से इस समय पिताजी के व्यथित होने की कल्पना कर रहे हैं भवानी जी। यहाँ पर विशेष में आप लिखेंगे, पिता का यह संवाद अत्यंत मर्मस्पर्शी है। संवाद शैली और प्रश्न शैली के कारण यह कथन प्रभावी पड़ा है। प्रश्न शैली कहाँ पर है, इस तरह से लिखा है, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कहाँ रोता हूँ। इस तरह की पंक्तियों को प्रश्न शैली के अंतर में डाला जाएगा। संवाद शैली इसलिए क्योंकि यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रहा है पिता और माता का आपस में, जो सब कल्पना है भवानी जी की। अगली पंक्तियाँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। यहाँ सावन को संबोधित कर रहे हैं, ये सावन को ही समझा रहे हैं, सावन मंथ को, माह को, कि हे सजीले। सजीले इसलिए क्योंकि खूबसूरत हो जाता है सावन मंथ, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, इसलिए वो हरे भरे सावन से प्रार्थना कर रहे हैं
कि तुम जल बरसाकर सभी पर उपकार करते हो, मेरे लिए बहुत पुण्यात्मा और पवित्रात्मा हो। उसे पुण्य पावन कह रहे हैं। पुण्य और पावन का अर्थ है अत्यंत पवित्र होना। तुम बरस लो वे न बरसें, 5 वे को वे न तरसें। सावन को संबोधित करके उसी को संदेश वाहक बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जाकर तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, लेकिन वे न बरसें, वो दुखी नहीं हो। उनके माता पिता दुखी नहीं होने चाहिए। 5वें को वे न तरसें, वे 5वें बच्चे को के लिए तरसे नहीं, बल्कि उसकी याद आने पर भी दुखी ना होने के बजाय सुखी हों। इसके लिए हे सावन उनको जाकर समझाओ कि भवानी वहाँ पर सुखपूर्वक है, उसे कोई कष्ट नहीं है। ऐसा वो बोल रहे हैं कि वो 5वें बच्चे की याद न करें। मैं मज़े में हूँ, सही हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है। यहाँ पर बस शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है और इस शब्द में बड़ा चमत्कार उत्पन्न हुआ है। इस शब्द को उन्होंने इस तरह से प्रयोग किया है कि कई बार प्रयोग होने के बाद भी अलग अलग सबका अर्थ समझ में आएगा। जैसे मैं मज़े में हूँ, सही हूँ, मैं ठीक हूँ और मज़े में हूँ, ये समझा देना सावन घर जाकर। घर नहीं हूँ, बस यही है। केवल इतनी सी बात है कि मैं घर में नहीं हूँ। यहाँ पर बस का अर्थ मात्र या केवल है। बस इतनी सी बात है कि मैं घर में नहीं हूँ। अगली पंक्ति में किंतु यह बस बड़ा बस है। इस बस का मतलब यहाँ पर वश में है, यानी वश का मतलब नियंत्रण। वश में, ऐसा वश में नहीं है कि वो अपने घर पहुँच सकें। यहाँ पर नियंत्रण और वश का अर्थ रहेगा यहाँ पर बस का मतलब। और इसके बाद इसी बस से सब विरस है। यहाँ भी वही बात है, इसी नियंत्रण खोने वाले की बात की जा रही है, यानी बेबस हैं वो, घर नहीं है, घर पर नहीं जा पा रहे हैं, जेल में बंद हैं और इस बेवशता की वजह से यहाँ पर सब कुछ विरस है, यानी रसहीन है। यानी रस का मतलब जो हमें आनंद प्रदान करे वो रस है, और विरस का मतलब यहाँ पर होगा रसहीन, यानी यहाँ पर कोई भी सुकून की स्थिति, आनंददायी स्थिति नहीं है। अगली पंक्तियों में किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना। ये सब बातें जो वास्तविकता है, यानी जेल में वो कष्ट में हैं, दुखमय उनका जीवन है। अभी वो परिवार से बिछुड़ गए हैं, अभी यहाँ विक्षोभ सहन कर रहे हैं, अलगाव वाला नरक भोग रहे हैं। उनको किसी से भी मिलना पसंद नहीं है, वो सबसे दूर रहते हैं, अकेले एकाकी जीवन बिता रहे हैं वो। तो ऐसे में वो बादल को संदेश वाहक के रूप में भेज रहे हैं, परंतु कह रहे हैं कि वास्तविकता का वर्णन न करना, उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उनको धैर्य देना, वो उन्हें धीरज देना कि सब कुछ ठीक है, भवानी वहाँ पर ठीक है। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, और मैं सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, यानी जेल में जो कैदी होते हैं उनसे काम भी करवाया जाता है। तो कह रहे हैं कि मैं काम भी करता हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, और मेरे काम की सब प्रशंसा करते हैं, इसलिए लिखा है नाम करता हूँ कि कहना, यानी सब लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना, यानी यहाँ पर सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, और मैं आपका नाम ऊंचा कर रहा हूँ। गौरवशाली कामों से अपने ऐसे काम करता हूँ जिससे आपका नाम ऊंचा हो रहा है, इसलिए तुम उसके लिए किसी प्रकार का शोक मत करो। ऐसा वो सावन को कह रहे हैं कि जाकर घर में सबको सांत्वना दो, धैर्य दो। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, और कहना कि मैं यहाँ पर बिल्कुल मौज मस्ती से रह रहा हूँ, काटने में व्यस्त हूँ। काटने का मतलब यहाँ पर सूत काटने से है, क्योंकि यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड जो आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से वो जेल में है। और उस समय स्वदेशी अभियान भी चला था, जिसमें गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की थी और विदेशियों वस्तुओं को त्यागने की। तो यहाँ पर सूत काटने का काम वो कर रहे हैं और उसमें व्यस्त हैं, ऐसा कहना सावन। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, और कह रहे हैं कि मेरा वजन जो है, इतना मैं मौज से रह रहा हूँ, इतना निश्चिंत रह रहा हूँ कि मेरा वजन जो है 70 सेर हो गया है, 70 किलो हो गया है। मैं खूब खाता पीता हूँ, खूब खेलता हूँ, खूब खाता हूँ।
कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट के ठेलता हूँ। कह रहे हैं कि खूब खेलता कूदता हूँ, मौज मस्ती से रहता हूँ, दुख डट के ठेलता हूँ, यानी दुख कष्ट मेरे पास नहीं आ पाता, मैं उसको दूर भगा देता हूँ अपने से। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं। और हे सावन, वहाँ मेरे परिवार में जाके कहना कि मैं बिल्कुल मस्त हूँ, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, मैं ठीक हूँ। ये मत कहना कि अस्त हूँ मैं। गलती से भी ये मत कह देना कि मैं निराश हूँ, उदास हूँ या दुखी हूँ। ये सब बिल्कुल मत कहना, क्योंकि अगर ऐसा कहोगे तुम तो मेरे परिवारी जन दुखी हो जाएंगे। इसलिए ये सब बातें मत कहना। यहाँ पर विशेष होगा कवि का अथाह प्रेम, पितृ प्रेम प्रकट हुआ है, यानी पिता के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। जेल में रहकर भी उन्हें पिता के भावुक मन का ख्याल है। ये सब उनकी कल्पनाएं हैं, जैसा वो पंक्तियों में लिख रहे हैं। और इसमें आपको स्पष्ट नज़र आ सकता है कि पारिवारिक स्नेह की दृष्टि से यह काव्य कितना मार्मिक है। और यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग, जैसे डटकर ठेलना, अस्त होना, ये सब मुहावरों का प्रयोग भी हुआ है कविता को और प्रभावशाली बनाने के लिए। एक पद की आवृत्ति से कविता में अनुरंजकता भी आ गई है, यानी रंजकता मतलब खूबसूरती पंक्तियों में प्रकट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। आगे की पंक्तियाँ, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। यहाँ पे हे सावन, ऐसा मत कहना जो यहाँ पर है, जो वास्तविक चीज़ है यहाँ पर, जैसा वो भोग रहे हैं वो सब कुछ मत कहना। है कि जैसा वैसा मत कहना, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं कहना। कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, यानी ये बिल्कुल मत कह देना कि मैं रात रात जागता हूँ और घर के बारे में सोचता रहता हूँ। तुम यही कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ। आदमी से भागता हूँ, यानी यहाँ के लोग जो यहाँ पर हैं वो मुझे सब बेगाने लगते हैं, मेरा अपना यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए मैं सब लोगों से दूर रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, ऐसा मत कहना। कहना देना मौन हूँ मैं, ये मत कह देना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, एकदम शांत अलग रहता हूँ, बिल्कुल मत कह देना ऐसा। खुद ना समझूं कौन हूँ मैं, और अपने आप को ही भूल चुका हूँ, कोई सुध बुध नहीं रह गई है, अपने ख्यालों में खोया रहता हूँ, ऐसी चीज़ बिल्कुल मत कह देना। देखना कुछ बक ना देना, अब यहाँ पर बक का मतलब है बोलना, और ऐसी शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है स्थानीय भाषा की तरह। देखना कुछ बक न देना, कुछ बोल मत देना ऐसा। उन्हें कोई शक न देना, ऐसी कोई भी बात मत कह देना जिससे उनके मन में शक पैदा हो कि ये झूठ कह रहा है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। हे सावन, हे सजीले खूबसूरत हरे भरे सावन, हे मेरे पुण्य पावन, हे पवित्र पावन। पुण्य शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि उसको बहुत पवित्रता का स्वरूप सावन को माना है। तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वे को बे न तरसें, यानी तुम जितना चाहो वो बरस लो, लेकिन वो लोग आंसू न बरसाएं, ऐसा वो कह रहे हैं कि हे सुंदर खूबसूरत सावन, तुम जितना चाहो बरस लो, पर कोई ऐसी बात मत कहना जिससे मेरे पिताजी की या माताजी की आंखों में आंसू आए या उनके आंसू बरसे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। और ऐसा धैर्य बंधाना कि पांचवें पुत्र की याद में वो आंसू न बहाएं। इन सब पंक्तियों से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था भारत में, उस समय कैदियों की स्थिति, जो भारतीय कैदी होते हैं उनकी किस तरह की स्थिति होती होगी। उनको एक साथ चोर लुटेरों एक के साथ डाल दिया जाता था। क्यों डाल दिया जाता था? क्योंकि वो अपने देश को आज़ाद करना चाहते थे, इसलिए उनको जेल में डालते थे और अत्यंत यातना से भरा जीवन वो होता था। बहुत प्रताड़ना देते थे अंग्रेज़ लोग, और ऐसे कष्टप्रद जीवन को झेलने के बावजूद भी भवानी प्रसाद मिश्र जी यही कोशिश में हैं कि उनके परिवारी जनों को उनका कष्ट का बिल्कुल आभास तक ना हो पाए कि वो कितना कष्टप्रद जीवन जी रहे हैं, और उनके परिवार को सुख शांति का अनुभव हो। इतना बिछोह जो स्वयं सहन कर रहे हैं उसका असर वो अपने परिवार पर नहीं पड़ना देना चाहते हैं। पूरी पंक्तियों से स्पष्ट हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।